टिल नाउ हमने क्या किया है, हम कर रहे थे ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा में हमने पढ़ा दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक होते हैं सीडलेस, जो अभी तक पुराने तरीके से चल रहे हैं, और उसके बाद आए विद सीड, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स बनाने लग गए थे। सीडलेस प्लांट्स जो अभी भी थे वो हमने पढ़ लिए हैं, टेरिडोफाइट्स। और सीड वाले प्लांट्स जो अब आए दे आर स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइट्स, ये आज हम करेंगे। तो अब तक हमने प्लांट किंगडम में क्या किया है, हमने प्लांट किंगडम में किया कि सबसे पहले अर्थ पर कौन रहने आए, एल्गी। उसके बाद कौन आए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आए हमारे पास, ट्रेक्योफाइट्स। ट्रेक्योफाइट्स में भी पहले कौन आए, टेरिडोफाइट्स। तो अब तक टेरिडोफाइट्स का क्या पैटर्न चल रहा था, नो सीड, सीधा एम्ब्रियो होता है। तो बेसिकली सीड क्या होता है, आप चना खाते हो, राजमा खाते हो, दालें खाते हो, ये सारी चीजें क्या हैं, दे ऑल आर सीड्स। और इस सीड के अंदर क्या होता है, इस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा बेबी उसके अंदर नजर आता है या कुछ ऐसा नजर आता है। एम्ब्रियो मीन्स उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेज, मकई, जिसको हम बोलते हैं छल्ली, आजकल चल रही है, सभी खाते हैं, उसका एक दाना अगर आप देखें, छल्ली का जो छोटे छोटे उसमें येलो कलर के जो दाने होते हैं वो क्या है, उसके ग्रेन्स हैं, मेज ग्रेन है, एक सीड है। मेज यानी कि मकई। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक प्रोजेक्शन, सीड को अगर सेंटर से बीच में से खोल कर अगर अंदर से देखें हम, एक ये प्रोजेक्शन होती है। ये जो पार्ट है सारा, ये क्या है, ये वो पार्ट है जो आगे चलकर रूट बनेगा, और ये वो पार्ट है जो आगे चलकर स्टेम बनेगा। प्लांट के पार्ट क्या होते हैं, रूट एंड स्टेम। ऐसे ही इस सीड के अंदर भी यही पार्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि आगे चलकर रूट बनाएगा और एक स्ट्रक्चर जो आगे चलकर स्टेम बनाएगा। रूट बनाने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और स्टेम बनाने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रिम्यूल। तो ये इतना पार्ट जो है, दिस इज एन एम्ब्रियो। टेरिडोफाइट्स तक जितने भी प्लांट्स थे उनके पास बस ये एम्ब्रियो था। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, मेज ग्रेन बाहर से इस तरह से कवर्ड है। चना, राजमा, दालें देखो बाहर से कितनी हार्ड होती है ना। तो ये उनकी हार्डनेस क्यों है, क्योंकि उनके बाहर अब हार्ड कवरिंग आ गई, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट्स। और ये वाली हैबिट सबसे पहले किन में डेवलप हुई, स्पर्मेटोफाइटा में। ऐसे प्लांट्स जो कि अब सीड बनाने लगे। अब जो ऐसी एम्ब्रियो पड़ा है उसका नुकसान क्या है, वो एम्ब्रियो केमिकल्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, किसी के फिजिकल जो है चोट पहुंचाने की वजह से एम्ब्रियो खत्म हो सकता है। एम्ब्रियो खत्म तो नया प्लांट नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर सीड कोट है, जैसे कि राजमा है, इतने हार्ड होते हैं, आप उसको किसी चीज से बहुत जोर से, हथौड़ी से किसी चीज से तोड़ोगे तो शायद जाकर वो टूटे। ठीक है, तो इंटेंशनली करोगे तो नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन अनइंटेंशनली हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप नीचे गिरे जो मर्जी हो, उसके अंदर एम्ब्रियो एकदम प्रोटेक्टेड है। आप उसको जब कहीं मिट्टी में ग्रो करोगे तो उसमें से एक नया प्लांट निकलेगा ही निकलेगा। तो सीड हैबिट प्लांट्स ने क्यों डेवलप करी, अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था कि स्पर्मेटोफाइट्स ने सीड बनाना शुरू कर दिया, सीड वाले प्लांट्स। अब इनकी प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या है, ट्रू रूट, आज के प्लांट्स जैसे, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। आज के ही प्लांट्स की तरह इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है, बट दे शो हेटेरोस्पोरी। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड स्पोरी वर्ड आया है स्पोर से। तो डिफरेंट तरह के स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर माइटोसिस से स्पोर बने हैं तो वो कहलाएंगे माइटोस्पोर्स, और अगर मियोसिस से स्पोर्स बने हैं तो वो कहलाएंगे मियोस्पोर्स। तो दो तरह के इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं,
इन द ऑफ कोर्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया नाम के सैक में, थैली में ही ये स्पोर्स बनते हैं। अगर माइटोसिस से बनते हैं तो माइटोस्पोर्स, और अगर मियोसिस से बनते हैं तो मियोस्पोर्स कहलाते हैं। अब इनके पास दो अलग अलग स्पोरेंजिया भी हो सकते हैं। एक स्पोरेंजिया के अंदर भी दोनों हो सकते हैं, और स्पोरेंजिया भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक स्पोरेंजिया होगा जो छोटे जो है स्पोर्स बनाएगा, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल, और जो बड़ा बनाएगा दैट इज मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल हम बोलते हैं मेल के स्पोरेंजिया को, और मेगास्पोरोफिल हम बोलेंगे फीमेल के स्पोरेंजिया को। तो इस हिसाब से मेल के अलग स्पोर्स हो गए, जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल से बनने वाले माइक्रोस्पोर्स, और ये क्या हो गए, मेगास्पोर्स, मेगास्पोरोफिल से बनने वाले मेगास्पोर्स। तो इस तरह से हेटेरोस्पोरी यानी कि दो अलग अलग तरह के स्पोर्स ये बनाते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। सेक्स ऑर्गन्स जो है, यस स्पोरेंजिया एक बार फिर बता दीजिए क्या होता है। स्पोरेंजिया क्या होता है एक बार फिर बता दीजिए। स्पोरेंजिया बार बार मैंने सेक्शन में बताया बेटा, स्पोरेंजिया एक थैली होती है। ये प्लांट है ना, ये प्लांट की स्टेम है, जैसे इसके ऊपर इस तरह से एक थैली होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। मतलब ये सेल बार बार डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, और छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। फिर इसकी वॉल टूट जाती है और ये स्पोर हवा में या पानी में उड़ जाते हैं। जहां जाकर गिरेंगे, इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहां पर जाकर ये एक नया प्लांट बनाएंगे। तो ऐसी थैली या ऐसा सैक जिसके अंदर स्पोर्स बने, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, ओके मैम। सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं मल्टी सेलुलर, एक सेल के नहीं बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अब इनको वाटर की बिल्कुल नहीं जरूरत, जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडियोफाइट्स में देखा था कि भले वो लैंड पर रह सकते हैं, लैंड मतलब समुद्र के जो किनारा है या नदियों का जो किनारा है वहां पर ये रह सकते हैं, लेकिन वहां पर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि मेल के गैमीट्स को फीमेल तक ट्रांसफर करने के लिए इनको क्या जरूरत पड़ती है, अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। स्पर्मेटोफाइट्स के केस में अब वाटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पहले ऐसे प्लांट्स आ गए जो कंप्लीटली लैंड पर रह सकते हैं या टेरेस्ट्रियल। अगर हम टेक्निकल टर्म दें तो लैंड पर रहने वाले क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो ये क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए जो अब लैंड पर रह सकते हैं। इनके अंदर भी एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होती है, ऐसे नहीं प्रोटोनीमा लीफ लाइक ऐसी स्टेज नहीं आती। इनमें मेल के और फीमेल के गैमीट्स जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जायगोट, और वो जायगोट डेवलप होकर क्या बनता है, एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी अब आगे जो है और जो है उसके अंदर एडवांसमेंट होगी। एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर होता है, इट इज इन द सीड। सीड फॉर्मेशन की हैबिट इन्होंने शुरू करी। सीड जो है अब दो तरह का हो सकता है, नेकेड सीड या फिर कवरिंग वाला सीड। जो सीड नेकेड है वो कहलाएंगे, ऐसे प्लांट्स जिनके पास नेकेड सीड्स हैं वो कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके पास कवरिंग्स हैं सीड की वो क्या कहलाएंगे, एंजियोस्पर्म्स। तो आज के जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स वाले प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म। जिन पर आप फूल देखते हो, जिनके सीड्स बनते हैं, दालें वगैरह जो आप खा रहे हैं, दे ऑल आर विद सीड कोट्स। तो ये प्लांट्स क्या हैं, दे आर एंजियोस्पर्म्स, और कुछ होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब मैम ये जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो कवर नहीं होता, ये मतलब जो है ये एम्ब्रियो है, सीड है, लेकिन सीड के ऊपर कवर नहीं होते हार्ड। सीड तो बन गया लेकिन सीड के बाहर हार्ड कवरिंग्स नहीं होती जो उसको प्रोटेक्ट कर सके बहुत अच्छे से, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होंगी। एग्जांपल बताना। इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, बताती हूँ सारा, हम तो सिर्फ नाम बताए हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये सीड हैबिट आने से क्या हो गया, सीड बनाने से बहुत फायदा हो गया। एक तो एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड हो गया, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल गई,
सभी तरह से, किसी भी तरह से कोई भी एम्ब्रियो को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो एक तो इसका फायदा क्या हो गया, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन। सेकेंड फायदा क्या हो गया, इनको जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं अगर उनके सीड रह जाएं तो हम सीड से उनको ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम में भी हमारे पास 10,000 साल पुराने सीड पड़े हैं और उनको हमने अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, लेबोरेटरी में हम उनको ग्रो कर हमने छोटे से सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स बनाए और फिर उनको अब हमने सॉइल में ग्रो कर दिया। तो ऐसे प्लांट्स जो आज हमें नहीं मिलते वो भी सीड की फॉर्म में हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। सीडलेस जो प्लांट्स हैं उन पर जो है बेनिफिट है इनको, जो सीड नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो सीड नहीं बनाते उनको हमेशा थिन फिल्म ऑफ वाटर चाहिए। वाटर की थिन लेयर हमेशा ही नीडेड रहती है ताकि वो अपने एंथीरोजॉइड्स यानी कि मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कर सके। लेकिन अब सीड बन गया तो इसकी जरूरत नहीं है, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन प्लांट्स ने सीड बना ली उन प्लांट्स ने अपने गैमीट्स को ट्रांसफर करने का एक तरीका अपनाया, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो किसी भी फ्लावर का या किसी भी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन, इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं। अगर ये लैंड पे रहने वाला प्लांट है तो एयर के थ्रू फैल जाते हैं, वाटर में रहने वाला प्लांट है तो वाटर के थ्रू फैल जाते हैं, और लैंड पे रहता है तो कुछ इंसेक्ट्स की वजह से या एनिमल्स की वजह से भी ये ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंचते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। ये यहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन्स उड़कर यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ पर कहीं फीमेल का एग होगा और ये एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे ब्रायोफाइट्स, रेडियोफाइट्स को थिन फिल्म चाहिए थी कि पानी के अंदर से ही ट्रांसफर करने हैं, ऐसा इनको कोई जरूरत नहीं है। ये एयर के भी थ्रू कर सकते हैं, वाटर के थ्रू भी अपने मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक इनके पास बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया सीड बनाने का। ठीक है, तो पॉलन जो है, पॉलिनेशन जो है एक नया जो है एवोल्यूशनरी स्टेप हो गया इन प्लांट्स के अंदर आगे रिप्रोडक्शन करने का। 3 generations आर लॉक्ड इन अ सीड। ये कल नीट के पेपर में भी था। नीट का पेपर देखा सबने? नो मैम। तो देखो, आपने जितने चैप्टर पढ़े पढ़ो, 100% एनसीईआरटी। बच्चों का रिव्यू देखो गूगल पे। अब गूगल सर्च करने की जरूरत है इन चीजों के लिए। गूगल पे सर्च करो। सभी बच्चों ने यही कहा, मेरे स्टूडेंट्स ने भी जिन्होंने मेरे से भी थ्योरी ही किया था, उन बच्चों ने भी यही कहा कि मैम अगर थोड़ी सी और की होती तो हम आराम से 600 तक भी मार्क्स ले लेते नीट में। अभी तो पता नहीं कितने आएंगे, आंसर की रिलीज होगी उसकी, लेकिन बायोलॉजी वाज 100% एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ही लाइंस थी। जैसे अब मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ, 3 generations आर लॉक्ड इन अ सीड, इस पर भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका आप आंसर मुझे ढूंढकर खुद बताओगे क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर होना चाहिए, ये हम कल डिस्कस करेंगे। पर पढ़ना है आप सभी, खुद गूगल खोल के वो क्वेश्चन सर्च करना। ठीक है, सीड के अंदर 3 जनरेशंस लॉक्ड होती हैं। कैसे? एक तो गैमीट्स। सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, उसके पेरेंट्स के गैमीट्स, मेल का और फीमेल का गैमीट, उससे एम्ब्रियो बना। तो मेल और फीमेल के न्यूक्लियस है एम्ब्रियो के अंदर। तो एक जनरेशन पेरेंट्स की हो गई, दूसरी जनरेशन एम्ब्रियो खुद है। और इस एम्ब्रियो के अंदर मैंने आपको अभी बताया पार्ट्स हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल, जो आगे चलकर एक नया प्लांट बनाएंगे और उसी प्लांट के पार्ट से एक अगली नया प्लांट जो है वो अराइज होगा। तो 3 जनरेशन, एक उसकी पिछली, एक खुद अपनी और एक आने वाली जनरेशन, तीनों लॉक्ड होती हैं इन अ सीड। अगर हम पिछले प्लांट्स में देखें ब्रायोफाइट्स वगैरह तो उनमें ऐसा नहीं होता था। अब सीड के अंदर सारा कुछ मटेरियल जो है वो कलेक्टेड है, एक जगह इकट्ठा है। तो हम सीड को क्या कहते हैं, एक अकेले सीड के अंदर एक प्लांट की 3 जनरेशंस का मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो 3 जनरेशंस आर लॉक्ड इन अ सीड। अब इन जो प्लांट्स हैं इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को
बदल लिया। अडेप्टेशन क्या होती है? अपने अंदर चेंजेस लाना, जिसके कारण हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बेटर, अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो अडेप्टेशन टू लैंड, जमीन पर रहने के लिए इन्होंने क्या अडेप्टेशन अपनाई? जमीन पर रहने के लिए इन्होंने पहली अडेप्टेशन थी पॉलिनेशन स्टार्ट कर दी, ताकि पानी की जरूरत ना पड़े, इनको थिन फिल्म ऑफ वाटर की भी जरूरत ना पड़े अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए। एंड दे कैन ग्रो और दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के जमीन से ही अपने आप, अब रूट्स बन गई हैं तो सॉइल से अपने आप वाटर कर सकते हैं, बाहर से ऊपर पानी खड़ा ही मिले ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा एक क्या है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने अभी किसी पेड़ से कोई फ्रूट को तोड़ा, उसमें से सीड निकाला और सीड को निकालकर सीधा मिट्टी में डाल दिया, कोई पक्का नहीं है कि वो ग्रो करेगा। हर एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है? इट इज डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब सुस्त, सुस्ती से पड़ा होता है, उसके जो भी मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो होते रहते हैं, क्योंकि अभी उसने कोई काम नहीं करना। तो हर एक सीड का एक डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड यानी कि जिस टाइम पे वो अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही स्लो करके बैठा है, उस पीरियड में आप अगर उस सीड को अच्छी से अच्छी सॉइल दे दो, अच्छी से अच्छी खाद दे दो, पानी दे दो, सनलाइट दे दो, वो ग्रो नहीं करेगा। जब उसका डोरमेंसी पीरियड खत्म होगा वो तब ही ग्रो करेगा। तो कुछ टाइम के लिए एम्ब्रियो जो है वो अपनी डेवलपमेंट टाल देता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसको कोई नुकसान पहुंचेगा या कुछ है। पिछले जो प्लांट्स थे ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट्स, उनके अंदर क्या था? एम्ब्रियो सीधा ही डिवाइड करना शुरू करता है। जैसे हमने फर्न्स का लाइफ साइकिल पढ़ा था, स्पोर है, उससे जो है वो उसकी जर्माइनेशन हुई, फिर उससे जो है प्रोथैलस बना, प्रोथैलस से गैमीट बन गए, उसके अंदर मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स बन गए, दोनों ने अपने गैमीट्स रिलीज किए, रिलीज करते ही उसका जो एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो से सीधा प्लांट बन गया। लेकिन आज के प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, दे कैन सर्वाइव। जब उनका एम्ब्रियो तैयार होगा, अपना फूड वगैरह वो तैयार कर लेगा, उसके बाद ही वो अपने आप को जर्माइनेट करवाएगा। तो ये सब अडेप्टेशन थी लैंड पर रहने के लिए जो इन प्लांट्स ने शुरू की। नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स और जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो सीड है उसके ऊपर कोटिंग्स नहीं होती है, हार्ड कोटिंग्स नहीं होती है। सीड किससे बनता है? जस्ट एक आपको बता रही हूँ, आपने वैसे स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करवाती हूँ। प्लांट में होता क्या है? प्लांट की स्टेम है, स्टेम जो है उसका सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर होते हैं फ्लावर के 4 पार्ट्स। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जब आप किसी भी फ्लावर को देखते हो वो बडिंग स्टेज में होता है। जैसे रोज को ही देख लो तो उसके पेटल्स रेड होते हैं, बाहर छोटे छोटे से ऐसे ग्रीन से पत्ते होते हैं जिसके अंदर वो बड ऐसे बंद होता है, यहाँ छोटे छोटे ग्रीन से पत्ते होते हैं। दीज आर नोन एज सेपल्स। ये होता है इसकी सबसे आउटर कवरिंग। फिर उसके अंदर होते हैं पेटल्स जो कि कलरफुल होते हैं। फिर उसके अंदर का पार्ट होता है स्टेमन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और सबसे अंदर का जो पार्ट है, सबसे अंदर का जो वॉल है, दैट इज कार्पल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो कार्पल है ये कैसा दिखता है? ये कार्पल इस तरह से दिखता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स का, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स का ऐसा दिखता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल जो कि एक स्टॉक है। स्टिग्मा एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर आकर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं।
and this part is swollen part is ovary. ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा और इसके साथ जुड़े होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से दिखता है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल का गैमीट, दैट इज एग। अगर ये 4 हैं, मैंने ओव्यूल दिखाए तो 4 एग होंगे। अगर एक ओव्यूल है तो 1 एग होंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल, यस मैम। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर होता है एग। अब ये पॉलन ग्रेन्स आए जिसके अंदर मेल गैमीट है, ये यहाँ से पॉलन ट्यूब, एक ट्यूब बनाते हैं और कहाँ पर एंटर करते हैं? टुवर्ड्स द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग है। अब ये मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा और क्या बन जाएगा? एक जायगोट। क्लियर है ये बात? अब यस मैम। अब जैसे ही ये मेल गैमीट फीमेल के एग के साथ मिलेगा और जायगोट बनेगा, तो हम बाहर से देखकर भी बता सकते हैं। ऐसे टाइम पे ये सेपल्स ये भी झड़ जाते हैं, पेटल्स भी झड़ जाते हैं, ये एंथर उंथर सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ क्या बचता है? ये ओवरी वाला पार्ट, ये भी सब खत्म हो जाता है। ओवरी जो है ये अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू फ्रूट। ओवरी जो है इसका साइज ये है, ये अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर फूड इकट्ठा हो जाता है ताकि एम्ब्रियो को खाना मिल सके। जो प्लांट ने फूड बनाया वो सारा यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ओवरी अब किस में बदल गई? फ्रूट में। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किस में बदल जाते हैं? इनटू सीड। ओव्यूल के अंदर हमने पढ़ा क्या था? जायगोट है। पहले एग था लेकिन मेल गैमीट आने के बाद ये क्या बन गया? जायगोट। तो ओव्यूल के अंदर जायगोट है। ये जायगोट अब ये सारा फूड खाकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सीड के अंदर कोई कोटिंग नहीं होती है। इनका जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाती है और जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है? ओव्यूल बदल जाता है इनटू द सीड। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है इतना? मैम ये वाला फिर से बताओ, थोड़ा सा कनेक्शन हो गया था। वो जायगोट बनता है उससे थोड़ा सा बाद वाला। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल का एग। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स में से ये ट्यूब निकलती है जो इसको कहां तक पहुंचाती है? टुवर्ड द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स तक पहुंचाया और इस पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल के 2 गैमीट्स, एक नहीं 2 गैमीट्स होते हैं। तो ये एक गैमीट आता है, इस एग के साथ फ्यूज करता है। ये क्या है? मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट प्लस एग दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? अ जायगोट। ये मिलकर क्या बन गए? जायगोट। जैसे जायगोट बनता है तो ये जो ओवरी है ये किसमें बदल जाती है? इनटू फ्रूट। ओवरी अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अब ये इसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल्स अब किसमें बदल जाते हैं? इनटू सीड। सीड किसके? किसके सीड? अगर नेकेड है तो वो जिम्नोस्पर्म के सीड, और अगर उन पे कोटिंग्स हैं तो एंजियोस्पर्म के सीड्स। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अब धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कराता है। अगर ये ओव्यूल जो बना इसके ऊपर हार्ड कोटिंग्स हैं,
तो ये क्या है, एंजियोस्पर्म। और अगर ये नेकेड है, यानी कि इस सीड के ऊपर कोई भी, एम्ब्रियो के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है अलग से, तो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अब क्लियर हो गया दोनों का? एंजियोस्पर्म क्लियर हो गया? करें आगे जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स? यस मैम। यस मैम। जिम्नोस्पर्म का पहला कैरेक्टर क्या है, सीड विदाउट कोटिंग। सीड के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है। सेकंड कैरेक्टर क्या है जिम्नोस्पर्म्स का, सीड के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एग और मेल गैमीट का मिलना। पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड जो है हमेशा नेकेड रहेंगे। और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर ऐसे प्लांट्स इसलिए हमेशा ही ज्यादा टॉल नहीं होते। जो आपको मीडियम साइज या स्मॉल ट्रीज दिखते हैं, वो हमेशा ही क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। जैसे बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको आज के टाइम पे दिखे और उन पे फ्लावर्स लगे हुए हो, तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन अगर उनकी हाइट ज्यादा नहीं है तो फिर वो क्या है, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। सबसे टॉलेस्ट यूकालिप्टस किसकी एग्जांपल है? क्या है, यूकालिप्टस। बता रही हूँ ना, इसी में आएगा। टॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है हमारे पास, दैट इज सिक्वोया। इसको बोलते हैं हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका रेडवुड ट्री। सिक्वोया सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म। यूकेलिप्टस भी इसमें आ जाता है। 114 मीटर तकरीबन उसकी जो है वो लेंथ होती है, इतना बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूट्स जो है जिम्नोस्पर्म्स की ज्यादा जो है इनकी हाइट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम हाइट वाला ये सिक्वोया ही हो सकता है। रूट्स जो है इनकी, रूट्स भी अकेली नहीं रहती, वो कई बार फंगस के साथ एसोसिएशन में रहती है। कई रूट्स जो है वो एसोसिएशन में रहती हैं। जैसे कि एक जिम्नोस्पर्म है पाइन या पाइनस, उसकी रूट्स के साथ कुछ फंगस मिलकर रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। और इनकी पर्टिकुलर सिम्बियोटिक एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। माइको मीन्स अ फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स। पाइनस की रूट्स के साथ जो है एक फंगस रहती है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिशियल रहते हैं। फंगस जो है उसको और कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वगैरह उनसे बचाती है, खुद कोई इन्फेक्शन नहीं करती, प्लांट को नहीं नुकसान पहुंचाती, और बदले में प्लांट ने जो फूड बनाया है वो फंगस उससे जो है वो शेयर कर लेती है, फंगस के साथ वो शेयर कर लेता है प्लांट, तो दोनों को ही फायदा हो गया। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनकी रूट्स भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना सकती हैं विद द मैनी फंगस। तो ये भी एसोसिएशन जो है कंपल्सरी होती है, प्लांट्स को ऐसे ही रहना पड़ता है, ना फंगस अकेली रह सकती है, ना प्लांट्स की रूट्स अकेली रह सकती हैं। ऐसे ही कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे कि साइकस। साइकस नाम के जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर एक स्पेशल तरह की रूट्स होती हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये लेकिन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, अमोनियम आयंस की फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस का अमोनियम आयंस में बदलना इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। कई प्लांट्स की रूट्स, खासकर एंजियोस्पर्म्स की रूट्स, ये काम अपने लिए खुद कर लेती हैं। एटमॉस्फेयर में आपको पता है 79% जो है वो हमारे पास जो है 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए ऐसे ही है जैसे खेतों में लगा हुआ गेहूं आपके लिए है। आपने गेहूं की खेती की हुई है, कनक लगी हुई है इतनी सारी, आपको भूख लगी है, क्या वो कनक खा सकते हो? नहीं। क्या किया जाएगा, पहले उस कनक को जो है उसको तोड़ेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर उसको पीसेंगे,
उसका आटा बनेगा, पाउडर बनेगा, फिर उस आटे का डो बनाया जाएगा, उसको गूंथा जाएगा, फिर उसकी चपाती बनेगी और आप वो चपाती खा सकते हैं, राइट। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जो गैसियस नाइट्रोजन है वो किसी काम की नहीं है प्लांट की। प्लांट को सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की जरूरत है? नाइट्रोजन की, लेकिन वो गैसियस फॉर्म है। तो कई प्लांट्स की रूट्स इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेती हैं इनटू अमोनियम आयंस। जो नहीं कर पाती वो कुछ फंगस का सहारा लेती हैं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेती हैं जो उनके रूट्स में जाकर रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। मतलब नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में या उसके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके देते हैं या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वो फॉर्म है जिसमें कि कोई भी प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूज कर सकता है। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वो प्लांट के किसी काम की नहीं है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. जो खुद से नाइट्रोजन फिक्स कर लेती हैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मैम हाँ जी बोलिए। मैम जो एप्पल होता है वो एंजियोस्पर्म में आएगा? हाँ जी।